नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है दादी का अचार। इसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। दादी जब कभी वनीला या चॉकलेट वाली मिठाई बनाती, मुझसे कहती थोड़ी माली के बेटे मोहन को भी दे आओ। मोहन के लिए तंदूरी बतख या चिकन करी ले जाने की कोई तुक नहीं थी, क्योंकि माली के घर में कोई मांस मछली नहीं खाता था। मगर मोहन को मिठाई अच्छी लगती थी, खासकर गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जलेबी, जिनमें खूब दूध और चीनी रहती थी। और फिर दादी के हाथ से बनी अंग्रेजी मिठाई तो वो बड़े चाव से खाता था। अक्सर हम कटहल के पेड़ के शाखाओं पर जा बैठते और मिठाई या पिपरमिंट या लसलसी चिपचिपी टॉफ़ी के चटखारे लेते रहते। कटहल हम खा नहीं सकते थे। हाँ, उसकी तरकारी या सब्जी बनती या अचार डलता तो हम शौक से खाते थे। मगर कटहल के पेड़ पर चढ़ने में बड़ा मज़ा आता था। कुछ बड़े अद्भुत जीव भी उस पेड़ पर रहते थे। गिलहरियाँ, फल खाने वाले चमगादड़ और हरे सुग्गों का जोड़ा। गिलहरियाँ हमसे हिल मिल गई थीं और जल्दी ही हमारे हाथों से चीज़ें लेकर खाने लगी थीं। उन्हें भी दादी की चॉकलेट वाली मिठाई बहुत भाती थी। एक नन्ही गिलहरी तो मेरी जेबों में घुसकर यह खोजबीन की कि कहीं मैंने कोई चीज़ छिपा कर तो नहीं रखी है। मोहन और मैं दोनों बगीचे के लगभग हर पेड़ पर चढ़ जाते थे। यह दादी हमें ढूंढने निकलती तो पहले आगे वाले बरामदे में से और फिर घर के बगल वाले रसोई भंडार से और अंत तक घर की दूसरी तरफ वाले गुस्सल खाने की खिड़की से हमें पुकारती। वहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और जब हम दादी को कोई जवाब न देते तो यह पता लगाना मुश्किल हो जाता कि हम किस पेड़ पर बैठे हैं। कभी कभी होता यह कि जिस पेड़ पर हम बैठे होते, क्रेजी उसके नीचे आकर भौंकने लगता और हमारा भेद खुल जाता था। जब पेड़ों से फल बटोरने का मौसम आता तो यह काम मोहन को सौंपा जाता। आम और लीची गर्मियों में पककर तैयार होते थे। उन दिनों मैं बोर्डिंग स्कूल में होता, सो मैं फल बटोरने के काम में हाथ नहीं बटा सकता था। पपीता जाड़ों में पकता था, मगर पपीते के पेड़ पर चढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उसका तना पतला और लचीला होता है। पपीते के पेड़ से फल तोड़ने के लिए हम लंबी लग्गी लगाकर फल गिराते हैं और धरती पर गिरने से पहले ही उसे लपक लेते हैं। मोहन अचार वगैरह डालने में भी दादी की मदद करता था। दादी के अचारों की बड़ी धूम थी। तेल में तैयार किया गया आम का अचार देखकर तो हर किसी की लार टपकने लगती थी। नींबू का तीखा अचार भी लोग बहुत लुभाते थे। इसी तरह शलजम, गाजर, फूल गोभी, मिर्ची और दूसरे फलों और सब्जियों के अचार डालने में भी दादी उतनी ही निपुण थीं। जल कुंभी से लेकर कटहल तक, मतलब यह कि किसी भी चीज़ के अचार डालने की कला में दादी माहिर थीं। केन काका को अचार अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं दादी से हमेशा ढेर सारा अचार डालने का आग्रह करता था। मीठी चटनी और सॉस वगैरह मुझे ज़्यादा पसंद थे, मगर मैं अचार भी शौक से खाता था। यहाँ तक कि मिर्च मसाले वाले तीखी अचार भी मुझे अच्छे लगते थे। एक बार जाड़े के मौसम में जब दादी के पास पैसों की थोड़ी कमी हुई, तो मैंने और मोहन ने घर जा जाकर उनके अचार बेचे। हालांकि दादी हर किस्म के लोगों और पालतू जीव जंतुओं को खिलाती पिलाती थीं, मगर वो कोई धनी स्त्री नहीं थी। मकान तो दादाजी ने उनके लिए ज़रूर छोड़ गए थे, मगर बैंक में रुपया ज़्यादा नहीं था। आम की फसल से हर साल उन्हें खासी आमदनी हो जाती थी और रेलवे से थोड़ी पेंशन भी मिलती थी। मगर इसके अलावा दादी की आमदनी का और कोई साधन नहीं था। और जब मैं कभी इस बारे में सोचता हूँ तो देखता हूँ कि उन दिनों का भोजन निराला क्यों लगता था। बस एक आध चीज़ रहती थी उसमें, और उसके साथ कोई मिष्ठान होता था। यह दादी की पाक कला का ही कमाल था कि साधारण सा भोजन भी दावत का मज़ा देता था। दादी के अचार ले जाकर बेचने में मुझे कोई संकोच नहीं था, इसलिए इसमें तो मज़ा ही था। मोहन और मैं अचार की बोतलें, शीशियाँ टुकड़ियों में भरकर घर से निकलते और घर घर जाकर उन्हें बेचा करते थे। सड़क पर उस पार रहने वाले मेजर क्लार्क हमारे पहले ग्राहक थे। मेजर क्लार्क के बाल लाल लाल से थे और आंखें चमकीली नीली, और वो हमेशा प्रसन्नचित दिखाई देते थे। उसमें क्या है रस्टी? उन्होंने पूछा। जी अचार। अचार? तुम खुद डालते हो? जी नहीं, मेरी दादी डालती हैं। हम बेचने आए हैं। इन्हें बेच कर हम बड़े दिन के लिए टर्की खरीदेंगे। मिसेज बॉन्ड के अचार?
आहा, अच्छा है। पहले मेरा ही घर पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी टोकरी आनन-फानन में खाली हो जाएगी। बेटे, तुम्हारी दादी से अच्छा अचार कोई नहीं डाल सकता। यह बात मैं पहले भी कहता था और आज भी कहता हूँ। इस दुनिया में जहाँ बढ़िया और लज़ीज़ भोजन बनाने वालों की वैसे ही बेहद कमी है। तुम्हारी दादी तो समझो ऊपर वाले का वरदान है। मेरी पत्नी बाज़ार गई है, इसलिए थोड़ा तसल्ली से बातचीत कर सकता हूँ, समझे? क्या-क्या है इस वक़्त तुम्हारे पास? ज़रूर ही मिर्ची का अचार भी होगा। तुम्हारी दादी जानती हैं मिर्ची का अचार मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारी टोकरी में अगर मिर्ची का अचार ना हुआ तो मुझे बहुत खराब लगेगा। वास्तव में टोकरी में लाल मिर्ची के अचार की 3 शीशियाँ थीं। मेजर क्लॉट ने तीनों की तीनों खरीद लीं। वहाँ से हम चलकर मिस केल्नर के घर गए। मिस केल्नर मिर्च मसाले वाली चीज़ें कतई पसंद नहीं करती थीं, इसलिए उसके हाथ अचार बेचने की बात करना ही व्यर्थ था। मगर मिस केल्नर ने एक शीशी सिरके वाला अदरक खरीद लिया। फिर उसने मुझे एक छोटी सी प्रार्थना पुस्तक दी। जब कभी मैं मिस केल्नर से मिलने जाता था, वह मुझे प्रार्थना पुस्तक अवश्य देती थी और यह पुस्तक हमेशा वैसे ही होती थी। आगे सड़क पर डॉक्टर दत्त रहते थे, जो अस्पताल के इंचार्ज थे। उन्होंने नींबू के अचार की कई शीशियाँ खरीदीं। बोले कि नींबू का अचार उनके जिगर के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। सड़क के सिरे पर मोटर गैराज के मालिक मिस्टर हरी रहते थे, जो नई कारें बेचते थे। उन्होंने सिरके वाले प्याज की 2 शीशियाँ खरीदीं और विनयपूर्वक कहा कि अगले महीने हम उन्हें 2 शीशियाँ और दे जाएं। वापस घर पहुँचते-पहुँचते हमारी टोकरी अक्सर खाली हो चुकी होती और दादी की हथेली पर हम जाकर 20-30 रुपए रख देते। उन दिनों इतने रुपए में टर्की आ जाती थी। केन काका क्रिसमस तक वहाँ डटे रहे और ज़्यादातर टर्की उन्हीं के पेट में गई। अब तो नौकरी ढूंढ ले तू, दादी ने एक दिन केन काका से कहा। देहरादून में नौकरियां कहाँ रखी हैं? केन काका झींकते हुए बोले, क्या कहता है? तूने कभी कोई नौकरी ढूंढी ही नहीं? तो क्या हमेशा यहीं पड़ा रहेगा? तेरी बहन एमली लखनऊ में स्कूल की हेड मिस्ट्रेस है, उसके पास चला जा। वह तुझे अपनी डॉर्मिटरी का कामकाज देखने की नौकरी दे सकती है। ईमानदारी की बात तो यह है आंटी, कि तुम खुद भी नहीं चाहोगी कि मैं डॉर्मेट्री जैसे जगह पर 40-50 बावले बच्चों के सिर खपाई करूं। बावले क्या होता है? मैंने पूछा। चुप रह, केन काका बोल पड़े। दादी बोली, बावले का अर्थ है सनकी। इतने सारे शब्दों का अर्थ सनकी होता है। मैंने शिकायत भरे स्वर में कहा, इससे अच्छा सीधे हम सनकी ही क्यों नहीं कह देते? हमारे पास एक सनकी क्रेजी है और केन काका भी सनकी हैं। केन काका ने मेरा कान उमेठा। दादी बोली, तेरे केन काका सनकी नहीं है, खबरदार जो कभी ऐसी बात मुंह से निकाली। हाँ, थोड़े आलसी जरूर हैं और खपती भी। मैंने कहा, सुनते हैं, वे खपती भी हैं। कौन कहता है मैं खपती हूँ? केन काका क्रोधित होकर बोले, मिस लेस्ली कहती हैं। मैंने झूठ-मूठ उनका नाम ले लिया। मैं जानता था कि केन काका मिस लेस्ली पर मुग्ध हैं, जो देहरादून के फैशनेबल बाजार में ब्यूटी पार्लर चलाती थीं। तेरी बात पर विश्वास नहीं होता, केन काका बोले। फिर भी कब मिली मिस लेस्ली तुझसे? पिछले हफ्ते हमने उसे पुदीने की चटनी की शीशी बेची थी। मैंने मिस लेस्ली से कहा कि केन काका को पुदीने की चटनी अच्छी लगती है, पर वह कहने लगी, यह चटनी तो मैंने मिस्टर हाउटन के लिए खरीदी है, जो मुझे कल सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं। धन्यवाद।